दोस्तों नमस्कार। 4 बजे इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर और उससे तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य। चुनावी मुनादी हो चुकी है, अब यह मान लीजिए और यह भी मान लीजिए कि सब कुछ एक ही दिन एक ही वक्त यूं ही नहीं हो रहा है। और अगर इन परिस्थितियों के भीतर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने कोई सबसे बड़ी अड़चन है तो राहुल गांधी की वह रणनीति है जो सत्ता और सरकार को परेशान किए हुए है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक बात राहुल गांधी को समझ में आ गई कि दरअसल इंडिया के आसरे अगर चलना शुरू हर कोई कर दे तो फिर जीत पक्की है, क्योंकि जीतेगा इंडिया ही, जीतेगा भारत ही। और शायद इसीलिए आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और होते होते इस बात पर एक सहमति हर किसी की दिखाई दी कि दरअसल इंडिया का उम्मीदवार, इंडिया का मुद्दा और इंडिया की रैली यानी सब कुछ साझा रहेगा। लेकिन उसके भीतर की परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती हैं। जो मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रेंग सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए ना तो आरएसएस को निशाने पर लेने से बचना चाहते हैं और ना ही प्रधानमंत्री को करप्शन के दायरे से बाहर खड़ा करना चाहते हैं। यानी मुद्दा करप्शन का होगा तो भी उसके कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया जाएगा, और जब जिक्र आरएसएस का होगा तो उसकी विचारधारा और उसके एजेंडे के जरिए बीजेपी ने इस देश के भीतर में जो भी नफरत की लकीरें खींची है उनका खुले तौर पर जिक्र होगा। यह हो सकता है कि अलग अलग राज्यों की राजनीति कुछ अलग दिशा के जरिए जीत पकड़ ले, तो ऐसे में साझा रैली या कहें इंडिया की रैली यह मायने रखेगी, और ऐसे में इंडिया के मुद्दे या साझा मुद्दे मायने रखेंगे। और इन दो तीन प्रक्रियाओं के साथ जो प्रचार प्रसार है वह भी साझा होना चाहिए। यानी सहमति की मोटी लकीर अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में बन चुकी है तो मैसेज बहुत साफ है कि इसके बाद सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो राज्यवार तरीके से राज्यों की इकाई तय करेगी। लेकिन राज्यों की इकाई के जरिए एक बात पर सहमति शुरू में ही हर किसी को दे देनी होगी और दे दी गई कि दरअसल 1 to 1 होगा। यानी एक तरफ बीजेपी या एनडीए का अगर उम्मीदवार होगा तो दूसरी तरफ इंडिया का उम्मीदवार होगा। लेकिन बात यही नहीं थमी। दरअसल इस देश के भीतर की राजनीति और रणनीति दोनों को समझने और साधने के लिए 4 स्तर पर कार्रवाई करनी ही होगी। 3 छत्रप ऐसे हैं जो अपने रास्ते चल रहे हैं और उसमें एक चौथा छत्रप, उसका कौन सा रास्ता होगा कोई नहीं जानता है, तो उसको लेकर एक रणनीति अलग से बनानी होगी। यह 3 छत्रप बहुत साफ तौर पर केसीआर यानी तेलंगाना के हैं, दूसरे जगन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, और तीसरे नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के हैं, और चौथे छत्रप के तौर पर मायावती को समझना होगा जो किस रास्ते जाएंगी कोई नहीं जानता है। तो इसको लेकर रणनीति इंडिया कौन सी बनाएगी उस पे एक हिस्से की अलग निर्णय लिए जाएंगे। दूसरा बड़ा निर्णय है कि एक ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन टूटा है, और गठबंधन टूटने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र और बिहार, और ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम सीट एनडीए को मिली या कहें बीजेपी को मिली। दोनों जगहों की कुल 88 सीटों को अगर जोड़िएगा तो जरा कल्पना कीजिए कि उसमें से 80 सीटें एनडीए के पास चली गई। 80 नहीं कहिए 82 सीटें चली गई एनडीए के पास, जिसमें बीजेपी के पास अपने तौर पर 42 सीट और उनके सहयोगियों के पास 40 सीट। जो सहयोगी थे वह बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, उसमें नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं। यह एक दूसरी रणनीति है जिसमें गठबंधन के आश्रय आने वाले वक्त में इंडिया कौन सा कमाल करने वाला है और कौन सी मुश्किल बीजेपी के सामने इस दौर में खड़ी हो चली है जहां वो छटपटा रही है, उसको लेकर एक दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर इस देश के भीतर में उन राज्यों पर जहां पर परिस्थितियां बतलाती हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैसे पंजाब और दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वामपंथी और कांग्रेस एक साथ कैसे खड़े होंगे।
यह 2 राज्य और 3 पार्टियां बड़े मायने रखती हैं। इसको लेकर एक तीसरा चैप्टर है और इसके बाद कांग्रेस की अपनी रणनीति किस जगह पर किस तरीके से काम करेगी यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 10% है 2019 के चुनाव को लेकर। और उसके बाद राज्यों में भी अगर आप 2-4 राज्यों को थोड़ा सा हटा दीजिए तो मुश्किल है कांग्रेस के सामने। लेकिन इस दौर में जो 2-4 राज्य हटाने का जिक्र हो रहा है, अगर उस रास्ते कांग्रेस आने वाले 4-5 राज्यों में बढ़ गई तो फिर खतरे की घंटी बीजेपी के सामने खड़ी है। और शायद यही वो वजह है कि हर वो दिन किसी बड़े निर्णय का मोदी सत्ता उसी दिन को चुनती है जिस दिन इंडिया की कोई बैठक हो, इंडिया का कोई ऐलान हो, इंडिया किसी दिशा में कोई निर्णय ले रहा हो, या इंडिया के जरिए यह मैसेज जा रहा हो कि इंडिया ब्रांड अब इस देश पर छा जाएगा। तो इंडिया ब्रांड को भी खत्म करने के लिए भारत को दोबारा से पुनर्जीवित अपने तौर अपनी सियासत के जरिए करने की कोशिश बीजेपी ने की है। और आज हुआ यही। एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों के साथ बैठकर चुनाव का घटाबाग बीजेपी हेडक्वार्टर में कर रहे हैं, जहां पर इस बात का जिक्र हो चला है क्या वाकई इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर 2024 को लेकर बीजेपी रणनीति बनाए और मोदी की जीत हो जाए। मोदी का चेहरा ही एकमात्र तरीका है। यानी चूल्हे इस तरीके से हिल गई है कि अब दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं, तो एक रास्ता हिंदुत्व के आश्रय जाता है। और हिंदुत्व के आश्रय इस दौर में सनातन को लेकर जो शोर है और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो शोर उठने वाला है, उसको अपनी झोली और अपनी पोटली में कैसे समेटना है, रणनीति इसकी भी तैयार है, या उस दिशा में कदम बीजेपी के बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ मोदी के चेहरे के आश्रय या उसको खारिज करके बीजेपी जीत नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास बताने के लिए इस चेहरे के अलावे कुछ भी नहीं है। और शायद इसीलिए आखिरी क्षणों में आज यह निर्णय लिया गया कि किसी भी हालत में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न होगा और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान होगा, वाहवाही होगी, बताया जाएगा दुनिया भर में डंका बज चुका है। ऐसी कूटनीति इससे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं की, जो मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दी। लेकिन राजनीति क्या उससे सध जाएगी? क्योंकि एक आम आदमी या वह वोटर जिसको बीजेपी अपने साथ लेना चाहती है, उसे तो नहीं पता कि G20 होता क्या है। और G20 जिसे पता है उसके सामने महंगाई मुंह बाय खड़ी है। वो लगातार टैक्स पेयर के पैसे को लेकर सोच रहा है। उसके भीतर, इस देश के भीतर में कोर सेक्टर की नेगेटिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डूबना है। इस दौर में जो मुश्किल हालात MSME के हैं उसको लेकर है, इस स्टार्टअप को लेकर है। यानी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास G20 को लेकर उनकी समझ मोदी की चकाचौंध तले राजनीतिक तौर पर गायब हो जाए, यह हो नहीं सकता है। तो जिन दिशा में भारत की राजनीति इंडिया के जरिए जा रही है और इंडिया की हर बैठक के साथ ही सत्ता की धड़कनें बढ़ जाती है और वो कोई बड़ा निर्णय बताने दिखाने के लिए मीडिया के सामने एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू करता है कि समूचा मीडिया वहीं सिमट जाए। और यह आज भी हुआ, जब बीजेपी हेडक्वार्टर में समूचा मीडिया सिमट गया। और इंतजार अगर इंडिया बैठक का या उसके भीतर लिए गए निर्णयों का हुआ, तो इंडिया बैठक ने भी मान लिया अपने तौर पर कि मीडिया के आश्रय लड़ाई नहीं लड़नी है। मीडिया अपने तौर पर जो काम करता है करे, लेकिन दूसरी तरफ संवाद लोगों से बनाना है। इसीलिए रैलियां जो हो वो इंडिया की रैली लगनी चाहिए, उसके भीतर इंडिया के मुद्दे होने चाहिए और इसकी शुरुआत हर हाल में 2 अक्टूबर से हो जानी चाहिए। उसके समानांतर कांग्रेस अपने तौर पर जो रणनीति बनाती है उसमें भी इंडिया का सहयोग कैसे रहेगा, उस दिशा में भी हर किसी को जाना है। शायद 2 लोकसभा चुनाव की हार के बाद अब समूचे विपक्ष, समूचे छत्रप या राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज को एक बात तो समझ में आ गई है, अब अगर सौदेबाजी करते रहे और सौदेबाजी के आश्रय पीछे हट गए तो इस देश की जनता बख्शेगी नहीं। और उसकी निगाहों में इंडिया समा चुका है। और तभी तो दुबई में श्रीलंका के राष्ट्रपति ममता बनर्जी से एक सवाल पूछने का आग्रह करके यह पूछने से नहीं कतराते हैं कि दरअसल
इंडिया की अगुवाई कहीं आप तो नहीं करेंगी? और ममता बनर्जी के मुंह से निकलता ओ माय गॉड, और कहती हैं भारत में लोकतंत्र है और हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता पर इसे छोड़ते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इंडिया को लेकर गूंज है, यह कहना उतना साफ नहीं है। इसके आगे की लकीर यह है कि इस मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो दुनिया भर में मैसेज इस दौर में गया है और G20 के साथ भी गया है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आर्थिक सौदेबाजी के तहत उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं करने दिया जाता और अपनी बात कहने के लिए वह वियतनाम जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता, इन सबको देखना चाहिए और यह बात मोदी जी से हुई है। यूं ही नहीं कहा जाता है यह सब। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के ऊपर हर किसी की नजर है। भारत एक बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है, इससे इनकार कतई नहीं है। और राहुल गांधी की पूरी रणनीति जो पहले दिन से रही, यानी पटना से निकलकर बेंगलोर और उसके बाद मुंबई तक में जिस लकीर को वह खींचते चले गए, उस लकीर का एक ही मतलब है, इंडिया। और इस इंडिया के भीतर का सच क्या है, आइए एक एक पन्नों को पलटते हैं। ये पन्ने इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एक चेहरे में सिमट गई है, एक मुद्दे के आश्रय वो खड़ी है और उसमें हिंदुत्व का राग वह दोबारा अलापना चाहती है। यानी 2024 में बीजेपी या मोदी सत्ता कोई रिस्क अपने ही चेहरे और अपने ही पुराने एजेंडे को छोड़ने की स्थिति में कतई नहीं है। और चेहरा दूसरी तरफ इंडिया के पास नहीं है और वह इंडिया अपने तौर पर कह रहा है कि हम सभी एक साथ हैं। तो क्या इसीलिए हर उस दिन को चुना जाता है जिस दिन के जरिए इंडिया की विस्तार की परिस्थितियां सिमटती हुई दिखाई दे? तो उसका दूसरा सच जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के भीतर फैक्ट के साथ अब निकल के आने लगा और हर कोई समझने लगा कि कर्नाटक में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, यहां पर क्या कुछ हुआ, इसमें सिर्फ दिल्ली माइनस कर दीजिए तो बाकी जगहों पर बीजेपी को हार मिली। महाराष्ट्र और बिहार के भीतर गठबंधन ने साथ छोड़ दिया। दक्षिण का सुपड़ा साफ हो गया है पूरे तरीके से। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बीजेपी की सत्ता कहीं नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना में जो गेन किया अब उसे गंवाने की स्थिति में है। जो 3 राज्य बड़े, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, वहां जीते कैसे यह सवाल है। तो बचे कुल मिला के 5 राज्य, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, असम और हरियाणा। लेकिन हरियाणा में भी गठबंधन के साथ खड़े हैं, यानी गठबंधन नहीं तो अल्पमत में आ जाएंगे। यानी कुल मिला के 4 ही राज्य हैं जहां पर अपने बूते बीजेपी की सरकार चल रही है। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इसके ठीक समानांतर राष्ट्रीय तौर पर जब इंडिया कहेगा तो बीजेपी को लेकर साफ उसे कहना होगा एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी इंस्टीट्यूशनल, एंटी इंडियन कल्चर। यानी जो इंडिया के बोल है उसमें मोदी के करप्शन और हिंदुत्व की गलत परिभाषा और अपने अनुकूल परिभाषा गढ़ने की सोच है। वह 2 पॉइंट उसके भीतर राहुल गांधी के हैं साफ तौर पर कि आपको मोदी सरकार को भी करप्शन के दायरे में खड़ा करना होगा, बताना होगा कि इन्होंने इस देश की आत्मा से खिलवाड़ किया, इन्होंने हिंदुत्व को भी बिगाड़ के इस देश के सामने प्रस्तुत किया, यह हम बताएंगे। यानी जिन राज्यों के सामने यह मुश्किल है तो वो राष्ट्रीय तौर पर इन मुद्दों को समझे जहां पर लोकतंत्र, संविधान, संस्थान और भारत की संस्कृति का सवाल है, उसको जोड़ने की प्रक्रिया में लाकर खड़ा करें। अब इसमें अगला सवाल था कि क्या वाकई कांग्रेस की कोई अलग रणनीति है? कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की दिशा में भी जाएगी? बिल्कुल नहीं। रणनीति इस रूप में तैयार है कि ऐसा ना लगे कि दरअसल विधानसभा चुनाव की तर्ज पे लोकसभा चुनाव हो रहा है। यानी राज्य दर राज्य के भीतर राज्यों की राजनीति ही रेंग रही है और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय तौर पर एक चेहरा बीजेपी की अगुवाई करते हुए बाजार में निकलकर आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल देश और इंडिया को लेकर जो सवाल है उसमें बहुत साफ तौर पर है कि लोकसभा की वोटिंग का पैटर्न विधानसभा की तर्ज पर हो सकता है।
लेकिन वह इंडिया यानी नेशनल लेवल पे वोटिंग हो रही है, यह मैसेज जाना चाहिए। यानी चेहरे पर स्टेक लगाइएगा या भारत पर स्टेक लगाइएगा। यह परिस्थिति एक झटके में 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं उसी से बनने शुरू हो जाने चाहिए, और शुरुआत 2 अक्टूबर की रैलियों से हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर जारी कर देगा। अब यहां पर अगला सवाल था कि स्ट्राइक रेट क्या वाकई कांग्रेस का 10% से बढ़कर 60% हो सकता है क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि लगभग 250 से 300 सीट कांग्रेस लड़ेगी। यह अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन एक मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि जब एक एक आमने सामने की परिस्थिति होगी तो उसमें कौन कहां कैसे किस रूप में होगा। इसमें बेहतरीन स्ट्राइक रेट जिन क्षत्रपों का है, उन 5 क्षत्रपों में से केसीआर और जगन रेड्डी यह दोनों बीजेपी के साथ खड़े हैं। नवीन पटनायक को भी उसमें ले लीजिए, लेकिन वो अपने बूते लड़ते हैं। बची ममता, स्टालिन और हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन अपने राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर उतने मजबूत नहीं हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर वो खड़े हो सकते हैं। स्टालिन मजबूत हैं, ममता बनर्जी मजबूत है। अब यहां से सवाल असल शुरू होता है कि वह 4 पायदान कौन से हैं जिसके जरिए इस स्ट्रेटजी को बनाया जा रहा है। आज बैठक में बिहार से तेजस्वी तो पहुंचे, लेकिन ललन सिंह डेंगू हो गया, जानकारी मिली, नहीं पहुंचे। उनके बदले उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दूसरे मौजूद रहे। महाराष्ट्र से संजय राउत और शरद पवार पहुंचे, शायद वहां पर संजय झा की मौजूदगी नजर आई। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से, राघव चड्डा आम आदमी पार्टी से, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से, सीपीआई से डी राजा, दूसरी तरफ येचुरी सीपीएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, टीएमसी के नेता को आज ईडी ने बुला लिया, अभिषेक बनर्जी को, तो उनकी कुर्सी खाली रखी गई इस मैसेज के साथ कि देख लीजिए। यह स्थिति और यह घबराहट है। यानी जिस दिन बैठक हो रही है उसी दिन ईडी बुलाती है, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बीजेपी हेडक्वार्टर में होता है और बीजेपी चुनावी घटाजोड़ करने में लग जाती है, जिसको राष्ट्रीय तौर पर कवरेज मीडिया दे ही देगा, क्योंकि वह तो अपने घर की चीज है। अब लेकिन इसके भीतर का अगला सवाल, जो सबसे बड़ी मुश्किल, बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई क्यों है? बीजेपी की धड़कनें बढ़ने के 3-4 कारण हैं। दक्षिण के भीतर की 128 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में। यहां पर उसने 29 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसमें कर्नाटक में 25, 4 तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में एक भी सीट नहीं। अब इन 29 सीटों में लेकर कर्नाटक सबसे बड़ा सवाल हो चला है, और हड़बड़ाहट ऐसी है कि अभी से ही 4 सीटें जेडीएस को दे दी गई। आप लड़िएगा, लेकिन आप हमारे साथ खड़े रहिए, आप इंडिया के साथ मत चले जाइएगा। तो देवगौड़ा जी ने हाथ मिला लिया। लेकिन सवाल है कि अब जो परिस्थिति है और जिस तरीके से राज्यों के चुनाव परिणामों पर असर डालते हैं, वो मैसेज बहुत साफ है। क्या ये आधे से भी कम हो जाएंगे? 29 सीटें हैं, तो क्या ये खिसक कर 14 सीटों में होगी या और भी कम हो जाएगी? ये और भी कम हो सकती है, क्योंकि तेलंगाना के भीतर भी केसीआर इस बात को समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ खड़े तो रहिए, लेकिन अपनी पार्टी को डुबो के मत खड़े रहिए। दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र महाराष्ट्र और बिहार को लेकर हो रहा है, जहां की 88 सीटें हैं कुल, उसमें से बीजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40 पर जीत मिल गई। सहयोगी दलों ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40 पर उन्हें भी जीत मिल गई। और ये 40 सीटों पर जो सहयोगियों को जीत मिली थी, वह बीजेपी का साथ छोड़कर निकल गई महाराष्ट्र और बिहार में। और जो जीत मिली बीजेपी को, वह इनके भरोसे भी मिली होगी, क्योंकि वोट ट्रांसफर तो नीतीश के भी हुए होंगे, वोट ट्रांसफर तो शिवसेना के भी हुए होंगे, वोट ट्रांसफर तो दोनों जगहों पर अगर इस रूप में हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अब मुश्किल में है क्या इन 88 सीटों पर, जहां पर मैक्सिमम 88 में से 40 सीटें जीतती है बीजेपी और 40 सहयोगी, तो क्या 40 को सीधे माइनस कर दिया जाए, या जो 40 बीजेपी ने जीती है वह भी क्या आधी होने वाली है? दूसरा संकट दक्षिण के बाद यहां पर है। तीसरा संकट जो सबसे बड़ा है वो कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि 152 सीट यहां पर 10% का स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा है, और उसके दायरे में वह राज्य हैं जहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, और वो राज्य है जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत भी चुकी है। कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात,
152 में से बीजेपी ने 140 सीटें जीती। यह एक हाइट है, मैक्सिमम पर है। और यहां पर मुश्किल यह है कि कर्नाटक में मुश्किल, हिमाचल में मुश्किल, मध्य प्रदेश में मुश्किल, राजस्थान में मुश्किल, छत्तीसगढ़ में मुश्किल, असम में भी मुश्किल और हरियाणा में भी मुश्किल, उत्तराखंड में भी मुश्किल और गुजरात में एक तरफा हो सकता है। अगर यह परिस्थिति बनती है तो ये 140 क्या फिर से हादे पर आकर टिक रही है, क्योंकि मुश्किल हालात तो है, क्योंकि ये मैक्सिमम पर जीती हुई है। 152 में से 140 सीट जीतना कोई आसान काम नहीं है। अब यहां पर जो सवाल यह है कि एक तरफ एक चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने तौर पर सबसे बड़े ताकतवर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के साथ आकर खड़ी है और मैसेज दे रही है कि जो बिखरा हुआ समुदाय है, बिखरा हुआ वोट बैंक है, या जो तैरता हुआ वोट बैंक होता है, जो पता नहीं कब चुनाव के वक्त किस दिशा में चला जाए, उसको साथ लाने के लिए उनके मुद्दों को उन्हीं के समुदाय विशेष से उठे हुए लोगों से अगर कहलवाया जाए, बताया जाए और इंडिया का मैसेज अगर इस रूप में हो तो क्या होगा। तीसरी घबराहट बीजेपी की यहां पर है, क्योंकि वो मैक्सिमम पर है। और चौथी परिस्थिति इंडिया के साथ जुड़े हुए सीटों को लेकर है। इंडिया का फैसला कहां होना है, गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां तो बीजेपी है और अपने तौर पर नवीन पटनायक हैं, उनकी पार्टी है, और फिर कांग्रेस है, लेकिन तेलंगाना है, पंजाब है, दिल्ली है। इन जगहों की सीटों को अगर देखिएगा तो 194 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती। दिल्ली पूरी की पूरी जीत गई, एक लिहाज से समझिए। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीत गई। पश्चिम बंगाल में भी उसका रिजल्ट अच्छा रहा, 18 सीटों का। तो क्या यहां पर भी उसको झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर आप इंडिया के पास 44 सीट, अदर्स के पास 34 सीट, जो किसी के साथ नहीं खड़े थे उनके पास, जिसमें अकाली आते हैं, जिसमें केसीआर आते हैं, जिसमें नवीन पटनायक आते हैं, यह मैसेज बहुत साफ है कि यह जो पूरी की पूरी मीटिंगों का तालमेल है, उससे बीजेपी की घबराहट इस बात को लेकर है कि अगर हम मैथमेटिक्स के सहारे चल रहे हैं तब तो हमारा पूरा छप्पर उड़ने वाला है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के भरोसे चलें और केमिस्ट्री के जरिए मोदी के चेहरे को ही सामने रखा जाए और बार बार इस बात को रखा जाए यहां तो एक चेहरा है, वहां तो कोई चेहरा नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा होगा कि सब चेहरे के साथ खड़े होंगे। यह पहला हिस्सा स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास दूसरा हिस्सा है, क्या हिंदुत्व का राग कमजोर पड़ गया। इस दौर में राहुल गांधी तक हिंदुत्व का जिक्र करने लगे और बीजेपी से कहने लगे ना आपने गीता पढ़ा ना उपनिषद पढ़ा, आपको तो पता ही नहीं है क्या उसमें लिखा हुआ है। अगर वो कह रहे हैं और तो किस दायरे को उठाया जाए और उस दायरे के भीतर और उसका कटघरा बनाकर उसके भीतर राहुल गांधी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड चेहरा इस देश के भीतर समूचे विपक्ष का है वो राहुल गांधी का है, और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी छवि गढ़ते हैं, उसके समानांतर भारत की राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई चेहरा प्रभावित करता है तो वो राहुल गांधी का होगा, और वो पूरी लेजेसी है। और दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वह भी है। मैसेज आखिर के 3 सबसे बड़े हैं। इंडिया की हर बैठक के दिन और इंडिया के हर बड़े निर्णय के दिन बीजेपी कोई ऐसा शिगुफा छेड़ती है या आने वाले वक्त में ऐसा शिगुफा छेड़ेगी जिससे राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण इंडिया के अनुकूल ना हो। यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज, इंडिया का ही सब कुछ है और सारी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के साथ खड़ी हैं, सिवाय इसके कि जब जनता पार्टी बनी थी तब एक झंडा था, एक चुनाव चिन्ह था। इस वक्त राज्य दर राज्य अलग अलग चुनाव चिन्ह है। तो अगर वह इंडिया के स्वरूप को पूरे देश में फैला रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी घबरा रही है कि क्या वाकई वही चेहरा जो 2014 में था, वही चेहरा जो 2019 में था, उसी चेहरे के आसरे 2024 में जीत मिल जाएगी क्या। क्योंकि आरएसएस तक ने तो सवालिया निशान एक चेहरे के आसरे जीत को लेकर मुश्किल किया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, उसमें बड़ा सवाल पहली बार यह निकल कर आ रहा है कि जब स्पेशल सत्र बुलाने का ऐलान हुआ
जब इंडिया की जगह भारत का जिक्र हुआ, जब सनातन को लेकर शोर पूरे देश में मच गया, तो इन परिस्थितियों में क्या कोई ऐसा मुद्दा उठाने की बीजेपी सोच रही है या मोदी शाह अपने तौर पर सोच रहे हैं जो पूरे चुनावी गणित के समीकरणों को बदल दे, बिगाड़ दे या रोक दे? क्या ऐसा हो सकता है? हो कुछ भी सकता है। और पहली बार इंडिया के भीतर इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि सहज मत रहिए कि सामान्य तौर पर चुनाव होंगे, कुछ असहज रहिए। बहुत निर्णय इस दौर में सत्ता को लेने हैं, क्योंकि वो सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसलिए वो रणनीति नए सलीके से गढ़नी और बनानी है। और उसके लिए मीडिया नहीं, अपना समानांतर सोच को रखिए और जनता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यानी पहली बार किसी चुनाव में उस मीडिया को ही दरकिनार करने की स्थिति में वह इंडिया अलायंस आकर खड़ा हो गया, जहां उसे कल तक लगता था कि मीडिया साथ नहीं दे रहा है। अब वो कहता है हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ संवाद बनाएंगे। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा टर्म भी आपको नजर आएगा। और जो इंडिया की साझा रैलियां होंगी इस देश के भीतर में, उसमें हर मंच पर हर नेता की मौजूदगी और जो मुद्दे उठेंगे, इस देश के जुड़े हुए हर तबके से जुड़े मुद्दों को उठाया भी जाएगा। ये घबराहट, तीसरी बड़ी घबराहट सत्ता के भीतर बड़ी हो चली है। इसीलिए सत्ता को लेकर इंडिया को लगने लगा है ये कौन सा निर्णय कब ले ले, तैयारी पूरी करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।